तो भैया क्या हालचाल। हेलो वरुण वालो। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था मॉडर्न फिजिक्स, उसकी पहली केपीपी काफ़ी हद तक हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब चलते हैं दूसरी केपीपी पर, और पहले केपीपी के जो कुछ 4-5 सवाल लगे थे उसके डिस्कशन पर। ठीक है। आई होप आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने आपके सारे कमेंट पढ़े और जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे शुरू में लग रहा था मैं अकेला ही अकेला पढ़ा रहा हूँ लग रहा है, ठीक है, कोई पता नहीं साथ है या नहीं है, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ इसी प्रकार से कमेंट करते रहिए, है ना। कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी लगता है कि चलो बच्चे अभी तक टिके हुए हैं हमारे, ठीक है। बस और कुछ दिन की बात है, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मंडे ट्यूसडे तक हमारा ये सारा केपीपीज वगैरह डिस्कशन और ये रिवीजन या जो भी है सिलेबस काइंड ऑफ खत्म हो जाएगा। उसके बाद तेरे पास कुछ 4-5 दिन बचेंगे, तो उसमें कैसे खेलना है ये मैं तुझे बताऊंगा उसी टाइम पर, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपकी जो है अगली केपीपी बना दी है, जिसका वेव को मैंने तीनों वेव को मैंने मर्ज कर दिया है ना। अब वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, ठीक है, और आपका वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। मैं आपको वेव चैप्टर के नाम से आपको इसमें दूंगा। हमारी बात समझ में, ये सारी चीजें हैं। और जो है बाकी बस इसी प्रकार से टिके रहिए, है ना। और जो है बस और एक हफ्ते की बात है, डरना नहीं है, बस मैं आपसे ये बात बोलूँगा, डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको उस दिन लाइव क्लास में बताया था, ठीक है। अगर पेपर टफ भी आया ना, तो भी आपको 15% तो आसान और तकरीबन 30-40% आपको एवरेज दिखेगा ही दिखेगा, है ना। अगर पेपर टफ आता है तो हमारा सिलेक्शन तो 35% भी हो जाता है ना। तो इसलिए पैनिक नहीं होना है, बस हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना करो सही करो, तुक्का मत मारो। अरे बात, जितना करो सही करो, तुक्का मत मारो। तुक्का बहुत लिमिटिंग केस में कि पॉसिबिलिटी है कि 75% सही होगा, ठीक है, और 25% गलत हो सकता, तब आप थोड़ा बहुत खेल सकते हो, लेकिन बिना कोई रिस्क लिए। रिस्क मतलब समझ रहे हैं ना। मल्टीपल चॉइस का सवाल है, आपके 2 ऑप्शन सही हो गए हैं, तीसरा ऑप्शन में सोच रहे हो कि यार है या नहीं है, तो वहां ऐसा तुक्का नहीं खेलना है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं हम इसका डिस्कशन, मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। चलो, क्वेश्चन नंबर 21, ये मैंने आपको बता दिया था, डिस्कस कर दिया था, ये जस्ट ए फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रॉन है कन्फाइंड टू ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल, इस पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्यूब इज 0, व्हाइल द पोटेंशियल एनर्जी इन अदर हाफ इज 13 वोल्ट। मतलब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस उसने दे दिया है। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का लेना देना होता है वेलोसिटी से, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी से लेना देना है। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे सीधा लिख सकता है कि सर जिस हिसाब की कहानी बन रही है, इलेक्ट्रॉन पे आप खेल रहे हो, उस पर केवल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करो, दैट मीन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे इसके ऊपर। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ सर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है सर। अब उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड टू ट्यूब लेंथ एल, इट पोटेंशियल एनर्जी एट द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्यूब इज 0, मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पता नहीं काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, कुछ नहीं मानेंगे तो 0 मान लेंगे भाई साहब, ठीक है भैया, काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल टू। अब उसने क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी इन अदर हाफ, ठीक है, इस 16 12 12, ये पोटेंशियल एनर्जी 12 दे दी उसने, ये 12 दे दी है, ठीक है। ठीक ठीक है सर जी। एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16 ईबी। टोटल एनर्जी 16 ईबी होने का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसके बाद 4 है, 4 है, ठीक। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, है 16, 16, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी 16, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी यहाँ से 4। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ गया 4, ठीक है। तो दैट मीन लैम्डा का रेशियो कितना आ जाएगा 2। निकाल लोगे ना रेशियो, अब आप उसके बाद निकाल लीजिएगा। वो लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट पूछ रहा है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट पूछ रहा है। अब इसके बाद आप खेल लीजिएगा, फाइंड द क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट, मतलब लैम्डा लॉन्गेस्ट उसका होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ये है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन, हाँ, ठीक है। और दूसरी बात यार, लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट पूछने का क्या मतलब हो गया, बड़ा बटे छोटा, ठीक है। और बड़ा बटे छोटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। कभी इस प्रकार की गलती हो तो आप जो है उस चीज को पहले से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई गलती नहीं हो रही। लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी होता है, एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट होता है। हमारी बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पार्ट। अगला पार्ट है, काफी अच्छा सवाल है ये, हमारे आपके मॉड्यूल में शायद इस जैसा सवाल देखने के लिए मिल जाएगा। उसने बोला न्यूट्रॉन मूविंग थ्रू कंटेनर फिल्ड विद स्टेशनरी ड्यूट्रॉन, ठीक है। एक न्यूट्रॉन है और ड्यूट्रॉन है, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन सक्सेसफुली कोलाइड इलास्टिकली हेड ऑन विद स्टेशनरी ड्यूट्रॉन एट वन टाइम। मतलब न्यूट्रॉन का मास अगर मैं m मानूं तो ड्यूट्रॉन का मास 2m है,
ये इधर जा रहा है, इलास्टिक कोलिजन है। ठीक, इसका मतलब आपको याद होगा मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद और ई की डेफिनेशन लगाने के बाद हम देखा करते थे तो b/3 से वापस आता था और 2b/3 से आगे जाता था। ठीक है, ये करके देख लीजिएगा, ये डेटा आता था, मैंने क्लास में बोला भी था कि इसको हो सके तो याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब उसने क्या बोला है, द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द ड्यूट्रॉन। हाँ मान लिया। हाउ मेनी सच कोलिजन विल रिक्वायर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन डाउन फ्रॉम 81 से 1 eV। तो भाई एक बात बता, इसकी वेलोसिटी b थी तो इसकी एक कोलिजन के बाद वेलोसिटी b/3 हो गई, मतलब 1/3 हो गई। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, वो 1/9 टाइम्स हो गई है। ठीक, मतलब एक टक्कर में इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/9 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 81 है तो एक टक्कर के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 9 eV हो जाएगी, 1/9 टाइम्स हो जाएगी। फिर अगली एक टक्कर के बाद फिर 1/9 टाइम्स होकर 1 eV हो जाएगी। दैट मीन 2 कोलिजन हमको यहाँ पे चाहिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम अबाउट -3.4। बिल्कुल सही बात है, बहुत सिंपल सा सवाल है, मेरे बताने का कुछ भी नहीं है इसमें, हमेशा याद रखिएगा। अगर कुछ भी चेंज किया आपने, ठीक है, सॉरी, स्टैंडर्ड अगर बोहर्ट्ज मॉडल को फॉलो करो, स्टैंडर्ड बोहर्ट्ज मॉडल z = 1 के लिए, ठीक है, एनर्जी जब लिखते हैं तो लोएस्ट n = 1 के लिए जो एनर्जी आती है, ठीक है, वो आती है -13.6। ठीक, ये टोटल एनर्जी होती है, इसका दुगना पोटेंशियल एनर्जी होती है और इसी का मोड काइनेटिक एनर्जी होती है। उसी प्रकार से हर जगह चलता है ये चीज। अब जैसे उसने बोल दिया कि भाई साहब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी -3.4 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 3.4 होगी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी -6.8 होगी। इस हिसाब से आपको पूरा सारा खेल खेलना है। ठीक है, अगला, ये पहला दूसरा तो हो जाएगा आपका। विच ऑफ द आंसर वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज। बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैंने आगे भी रखा है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का चॉइस को चेंज कर दोगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने जीरो कहाँ माना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर आपने रेफरेंस लाइन कहीं और सेट कर दी तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई तो टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम रहेगी। फिर भी एनर्जी को शिफ्ट करने का सवाल एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एडवांस में कहीं ना कहीं छोटा मोटा ही सवाल सही उस पर आ जरूर सकता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन अगला, एन हीलियम प्लस आयन, अच्छा ओके, ये तो अलग सवाल है। एन हीलियम प्लस आयन इन ए ग्राउंड स्टेट इज फायर्ड टुवर्ड्स ए हाइड्रोजन एटम इन ए ग्राउंड स्टेट। ठीक है भाई साहब, एट द रेस्ट। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब उसने व्हाट शुड बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ He+ सो दैट बोथ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एक्साइटेड। अच्छा, इसने बोल दिया कि भाई साहब कि दोनों एक्साइट कर जाए। अब बताओ ये एक्साइट करेगा क्यों? पहली बात तो ये सोचो, क्यों एक्साइट करेगा, किस केस में एक्साइट करेगा? तो आप बोलोगे सर जी देखो, एक्साइटेशन का मतलब तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली और एनर्जी गेन करके वो हाईएस्ट मतलब एक्साइट कर गया, इसी को बोलेंगे एक्साइटेशन। ठीक है, तो इस केस के लिए ये कहीं ना कहीं एटॉमिक कोलिजन का सवाल आपका हो गया है। हमारी बात समझ में, ये एटॉमिक कोलिजन का आपका सवाल हो गया। अब जैसे हीलियम है, ठीक है, तो आप यहां पर बोलोगे कि सर इसका 4m मास जो है वो जा रहा है इधर, मान के चलो v वेलोसिटी के साथ, और उधर कौन है, हाइड्रोजन है, m मास है। तो आपको याद होगा मिनिमम के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का केस लेंगे हम लोग। दैट मींस कोलिजन के बाद टोटल मास हो गया 5m और इनकी मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी हो जाएगी 4b/5। ठीक है, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी मेरे भाई, 4b/5 वेलोसिटी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये हमको वेलोसिटी पता चल गई? मैंने कहा हाँ भैया हमको वेलोसिटी पता चल गई। ठीक है, अब उसने क्या बोला, अब कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, तो आप सीधा वैसे भी लिख सकते हो हाफ म्यू, ठीक है, म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ये हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है जो कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर जी। अब उसने क्या बोला है कि दोनों जो है दोनों को एक्साइट करना है, He+ को भी एक्साइट करना है और इसको भी एक्साइट करना है। तो मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, पहले आप उसके साथ खेलो। बोले सर अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के लिए तो उसको एक्साइट करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए? बोले 10.2 eV चाहिए। हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितनी एनर्जी ले सकता है, मतलब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको कम से कम कितनी एनर्जी देगी वो एक्साइट कर जाए? 10.2। और हीलियम के लिए कितनी होनी चाहिए? बोले सर हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम, Z की वैल्यू कितनी 2 होती है, तो उसको Z² 4 हो जाएगा। तो उसके लिए यही कितना हो जाएगा, यही उसके लिए हो जाएगा कितना, 40.8। दैट मीन्स कम से कम 51 एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। इतनी एनर्जी उनको चाहिए ताकि वो एक्साइट कर सकते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, इनके इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास ऑफर कितना है? बोले सर इतना ही हो सकता है सर, ज्यादा से ज्यादा, तो इसी को बराबर करते 51 eV के। अब पूछ लेते हैं, पूछा क्या है, उसने बोला व्हाट शुड बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब उसने इसकी काइनेटिक, एक मिनट, हाँ, काइनेटिक एनर्जी किसकी पूछी ये भी देख लेना। उसने काइनेटिक एनर्जी किसको पूछी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सब 5 को उधर लेके चले जाओ, हाफ mv²। 5 को उधर लेके चले जाओ, 255। बढ़िया सवाल है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जेईई एडवांस के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला,
क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा ही प्यारा सवाल है। नहीं पढ़ा हो तो जरूर ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है मिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स का, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स को हमने मिक्स कर रखा है। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला पीक एमिशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी। पीक एमिशन मतलब समझ लैम्डैम के बारे में बात कर रहा है। सवाल को ऐसे क्रैक करते हैं, कोई लाइन पकड़, उस लाइन पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको फटाक से कैच करके लिख ले। भैया उसने लैम्डैम दे रखा है। ठीक है, पीक एमिशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी सर्टेन टेम्परेचर अकर एट वेवलेंथ लैम्डा एम बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते थे तो लैम्डम कम होता था, याद कीजिएगा। द टोटल रेडिएशन एमिटेड से इंक्रीजेस टू 16 टाइम। आप याद करो जो रेडिएशन होता था ई ए सिग्मा टी की पावर 4 होता था। ठीक है, तो 16 गुना होने का मतलब क्या, टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया है। ठीक है, टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया मेरे भाई, डबल कर दिया है, तो जो लैम्डा एम है वो आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दी रेडिएशन ऑफ अलाउ टू फॉल ऑन ए मेटल सर्फेस। भैया मेटल सर्फेस के ऊपर डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, आपने फोटो इलेक्ट्रिफाई कराने की कोशिश करी है। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके, मेटल सर्फेस डाल दिया है। द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द पीक रेडिएशन एट द हायर टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल इक्विवेलेंट टू द एक्साइटेशन पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन फॉर द लेवल n बराबर 4 टू n बराबर 1 इन ए बोहर्स हाइड्रोजन एटम। भाई साहब मजा ही आ गया सवाल में, इसने 4 चैप्टर को एक साथ कनेक्ट कर दिया। कौन से 4 चैप्टर को एक साथ कनेक्ट कर दिया, इसने कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले भाई साहब हमको ये बता दो कि जो है आपको रेडिएशन आता है नहीं आता है, बोले हाँ जी आता है। रेडिएशन पढ़ा है, मिसिंग पावर वगैरह क्या होती है, हाँ जी पढ़ी है। उसने ये भी कनेक्ट कर दिया। अच्छा लैम्डैम पढ़ा है, बोला हाँ, बोले हम टेम्परेचर डायरेक्ट नहीं देंगे, हम घुमा के देंगे, हम लैम्डैम के फॉर्म में देंगे। अच्छा ठीक है भाई, लैम्डैम के फॉर्म में दे दे। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, अब वहां से रेडिएशन निकली। ठीक है, ठीक है, रेडिएशन निकली। अब उसने रेडिएशन करा, रुको हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे गिराएंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे गिरा दिया। अब फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे गिराओगे तो जाहिर सी बात है फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो उनको रोक दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट लगा दिया। लेकिन मजे की बात ये कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं दिया, उसने घुमा फिरा के बोहर्स मॉडल ऐड कर दिया। कह दिया भैया देखो एक टर्म होता है जिसका नाम है पोटेंशियल इक्विवेलेंट, जो n बराबर 4 और n बराबर 2 के बीच की जो पोटेंशियल इक्विवेलेंट है। आप याद कीजिए, मैंने आपको क्लास में ही बोला था कि पोटेंशियल इक्विवेलेंट का मतलब है जो एनर्जी होती थी उसमें से ई हटा दो तो पोटेंशियल इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसको मतलब कहीं ना कहीं उसने जो है एनर्जी का गैप दे दिया, पोटेंशियल पोटेंशियल दे दिया, पोटेंशियल दे दिया मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया मतलब के मैक्स दे दिया, के मैक्स दे दिया। समझ रहा मेरी बात को, क्या दे दिया मेरे भाई, के मैक्स दे दिया। बोले हाँ सर जी के मैक्स दे दिया। अब सोच के मैक्स दे दिया उसने, ठीक है, और उधर से उसने एनर्जी दे दी। कितनी एनर्जी के फोटोन गिरे थे वहां पर, तो एक टर्म पढ़ा है वर्क फंक्शन, तो हो सकता है वो वर्क फंक्शन के बारे में सोचेगा इसमें। तो अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोला है। अब इसने बोला है क्या, द रेडिएशंस आर अलाउड टू फॉल ऑन अ मेटल सरफेस। ठीक है भाई साहब, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द पीक रेडिएशन एट हायर टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल इक्विवेलेंट टू एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द फ्रॉम n बराबर 4 से n बराबर 2 इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज गिवन बाय वर्क फंक्शन। उसने पूछ लिया। ठीक है, आ जाओ सवाल करते हैं भाई। ठीक है, अब देख क्वेश्चन को देखो। बोले सर जी देखो सर E बराबर होता है 5 प्लस के मैक्स। ठीक है, के मैक्स को मैं लिख सकता हूँ E इंटू वी नॉट। E इंटू वी नॉट को मैं सीधा लिख सकता हूँ ये 2 और 4 के बीच का एनर्जी गैप। 2 और 4 के बीच का जो एनर्जी गैप होता, ठीक है, 2 और 4 के बीच का जो कितना होता है, 2 और 4 के बीच का एनर्जी गैप, बोले सर जी 13.6 1 बटे छोटा का स्क्वायर माइनस 1 बटे बड़े का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है भाई, तो कुल मिला के सीधी मुद्दे की बात ये है, तो इसमें ई की वैल्यू क्या है। बोले सर लैम्डा एम कितना था हमारा, पहले 6000 था, हमने टेम्परेचर को दुगना कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 3000 हो गई है। उसको हमने उसके ऊपर गिरा दिया, दैट मीन्स हम यहाँ पे खेल सकते हैं। बोले सर ये आ जाएगा 12400 बटे 300, सॉरी बटे 3000, 3000 रखना है भाई, है ना, बराबर 5 प्लस, ठीक है, सब ईवी में चल रहा है इसलिए अपन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, 13.6। ठीक है, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 बटे 16, 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 16, ये हो जाएगा 3 बटे 16। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई 3 बटे 16। तो यहां से जो 5 की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। मैं एक बार आंसर वेरीफाई करा देता हूं आपको। ठीक है, देख 2 जीरो से 2 जीरो मार दिए। ठीक है, 2 जीरो मारे, 124 बटे 3 क्या होता सर, 3 चौक 12, 3 ही का ना 3, 41 होता, तो ये 4.1 आ गया। ठीक है, माइनस, अब जरा इसको खेलते हैं, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर तू इसको देखेगा तो 16 6 18, 3 3 9 1 10, 3 का ना 3 और 1 4, 40.8 है बटे 16। ठीक है, तो भैया 16 का कर ले, तो 16 का पहाड़ा पढ़, 16 दूनी 32 बचा 8। ठीक है, 16 पंजे 80 बचा 8, 16 पंजे 80। ठीक है, तो ये आ गया 4.1 माइनस इतना। ठीक, अभी आंसर देखेंगे, इट इज इक्वल टू अल्फा बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 410 में से 255 घटा दे, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5, 155 आंसर जा रहा है भाई साहब हमारा। ठीक है, अब यार
गलती हमसे हुई है, हमको पता है, ठीक है, तू मत करना भाई। उसने बोल दिया HC बराबर 124, मैंने ध्यान नहीं दिया, 12440 है, हमको इसी हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में अगर कोई डेटा ऐसा गिवन हो, इंटीजर टाइप का सवाल हो भाई, तो हमको इसी हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। बस इसमें आपका ये वाला डेटा चेंज हो जाएगा, ये वाला डेटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 12420, ये हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे 13.6, एक बार ये भी चेक कर लेता हूँ मैं, कोई गलती तो नहीं है। एनर्जी लेवल n बराबर 2 से n बराबर 4 ही है ना? हाँ गुरु जी, n बराबर 2 से n बराबर 4 ही है, ठीक है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर होता है 1/4, ये होता है 1/16, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3/16 आ गया, ठीक है। 3/16, 6×3 = 18, ठीक है, ये आ गया। चलो अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। 3 जीरो का मतलब ये आ गया यहाँ पर, तो 3 चौक 12 और 14 तिया 42, ये है। अब जो आंसर जाएगा वो सही कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 414 में से 255, यहाँ से बचा 9 और यहाँ से बचा 5, 159 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझसे गलती हो गई, आप मत कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि डेटा क्या गिवन है, उस हिसाब से आपको चलना है। चलो नेक्स्ट भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगली केपीपी पे, मॉडर्न फिजिक्स ही। इस केपीपी का जो लेवल है मैंने एडवांस ओरिएंटेड रखा है, थोड़ा सा जो है जिस हिसाब से एडवांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस के PYQ वो मैंने रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, कंसेप्ट रिवीजन के लिए, ये सफिशिएंट है। प्लीज़ इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। कोई सवाल आसान होगा तो मैं केवल हिंट दे के आगे निकल जाऊंगा भाई, क्योंकि अब आप इतने वेल मैच्योर हो चुके हो कि कोई आसान सवाल है क्लास नोट्स बेस्ड है तो आप अपने लेवल पर उसको कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में से बोला ये एडवांस का पुराना सवाल है, अच्छा सवाल है। उसने बोला एक फोटोन है, ठीक है, एक फोटोन ऑफ 10.2 एनर्जी कोलाइड विद हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इन इलास्टिकली। इन इलास्टिक का मतलब ये हो गया कि भाई साहब वो जाके खत्म हो गया है, मतलब अपनी एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी होगी, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं एक्साइट करके n बराबर 1 से n बराबर 2 पर पहुंच गया होगा, ठीक है। आफ्टर फ्यू माइक्रोसेकंड, थोड़ी देर के बाद एक फोटोन और फेंक के मारा 15 EV एनर्जी के साथ, ठीक है, विथ सेम हाइड्रोजन एटम, विथ सेम कहानी, 15 EV से फेंक के मारा है उसने, ठीक है। देन व्हाट कैन बी डिटेक्टेड बाय द सुटेबल डिटेक्टर। तो डिटेक्टर क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो भैया व्हाट कैन डिटेक्टर, व्हाट कैन बी द डिटेक्टेड बाय द सुटेबल डिटेक्टर, ठीक। तो क्या होगा भैया, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन को आप n बराबर 1 से n बराबर 2 पे एक्साइट कर दिए हो वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो 10.2 EV का तो एक फोटोन निकालेगा वो, पहली बात, नीचे डी एक्साइट होगा। दूसरी बात, जब आपने जो है एक और फेंक के मारा है 15 EV का, अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए तो 13.6 चाहिए, तो मान ले वो बाहर निकला 13.6 के साथ, तो फिर भी उसके पास एनर्जी बची रहेगी 1.4, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी नॉकआउट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी यस है, ठीक है, गारंटी तो हम नहीं दे सकते, ठीक है, पता नहीं प्रॉपर इंटरेक्शन हुआ है नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि भाई इन इलास्टिकली काम हुआ है, तो चलो ठीक है। तो दैट मीन्स आप ये समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो 13.6 एनर्जी तो खा जाएगा, ठीक है, और बची कुची कितनी है 1.4, तो वो एनर्जी उसके पास होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दैट मीन्स इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा कि फोटोन ऑफ 10.2 EV एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर है ना, ऑफ 1.4 EV। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी आसान सवाल है, इसका मेरे को लग रहा है करेक्शन है शायद, है ना, मेरे को लग रहा है करेक्शन है। इसमें ध्यान से देखो, ए का और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, FA बराबर FV हो जाएगा। लेकिन क्या है, सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब सी के केस में इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा बैटरी की आवश्यकता पड़ी है, इसका मतलब उसकी के मैक्स ज्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स उस पर आपने ज्यादा एनर्जी का फोटोन गिराया है, तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ सी में क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपका ऑप्शन होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी के बारे में आई होप क्लियर है आपको, इन दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, बी की और सी की, ठीक है। बी की सी की एक सेम नहीं, इंटेंसिटी में दोनों चीजें आएंगी। क्या बोला था मैंने, याद कीजिए, फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर भी लेना है आपको और नंबर ऑफ फोटोन वाला फैक्टर भी लेना है। अब देखो, अब बी और सी में क्या, नंबर ऑफ फोटोन तेरे सेम हो गए, सैचुरेशन करंट सेम है तो नंबर ऑफ फोटोन सेम है, लेकिन सी का क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब सी की एनर्जी ज्यादा होगी तो सी की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो IC क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत, चौथा ऑप्शन तो तेरा हो जाएगा गलत। अब बात करते हैं ए पर और बी पर। ए पर और बी पर अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन फेंके गए हैं, ठीक है, लेकिन बी का सैचुरेशन करंट ज्यादा है, इसका मतलब बी वाले केस में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हुए, ज्यादा फेंके गए होंगे, तो बी की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें शायद तीसरा ऑप्शन दे रखा है, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अगला पार्ट, ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है, क्लास में मैं करा चुका हूँ, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी डाले हैं क्योंकि मेरे को ऐसी फील आ रही है एडवांस में इस तरह का सवाल टपक सकता है, मल्टीपल चॉइस के लिए टपक सकता है, इसलिए मैंने कोई कंजूसी नहीं बरती, मैंने ये सवाल आपको उसमें भी दिया है, मैच द कॉलम में भी दिया है, तो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो मैंने आपको पहले ही बोला था करने के लिए, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, कैलकुलेटिव है, एग्जाम में सवाल आएगा ये, तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन है, मैं चाहता हूँ आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चीज़ की, जो मैंने क्लास में कराए थे। एसकेसी में भी ये सब लिख रखा है मैंने, ठीक है, जो सब मैंने क्लास में कहा, MBR बराबर NH/2 पाई M के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर MB² बाई एन को सॉल्व करके आर निकालना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालना, एंगुलर मोमेंटम निकालना, डिपेंडेंसी निकालना। अब तुम्हें खेलना ये है कि देख सारे के सारे ऑप्शन में वो केवल एन के साथ खेलना है, ठीक है, तो आप जेड को छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो क्या, छोड़िएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको प्योरली कैलकुलेटिव कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसको ध्यान से खींचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आसान है, क्लास नोट्स बेस्ड सवाल है, ठीक है, एटॉमिक कोलिजन वाला सवाल है, सिंपल सा सवाल है, इससे हाई फाई लेवल का सवाल हमने कल कर लिया था, ये काफी आसान सवाल है, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन कोलाइड हेड-ऑन विद स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, कब क्या होना चाहिए, बोले भैया अगर आप 20.4 से कम एनर्जी रखोगे तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, फिर तो गारंटी नहीं है कि उसको ऑफर ही नहीं कर पाओगे कुछ, अगर एग्जैक्ट 20.4 रखोगे तो फिर इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि शायद इलेक्ट्रॉन खा ले, क्योंकि आप उसको ऑफर करोगे 10.2 तो इलेक्ट्रॉन खा लेगा, तो भैया इन दैट केस आपकी जो एनर्जी है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो गई है, तो ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, और ई बराबर 1 की पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही रहने वाली है। अरे बात समझ में, ये चीज़ है, क्लास नोट्स का सवाल है, प्लीज़ देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पे फ्री हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एट रेस्ट, न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के कोलाइड विद द हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन हाइड्रोजन एटम एमिट 2 फोटो। अच्छा ये सवाल अच्छा है, अरे वाह ये बढ़िया सवाल है, एटॉमिक कोलिजन का ही सवाल है, ठीक है, देखो ए फ्री हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एट रेस्ट, हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट पे रेस्ट पर है, न्यूट्रॉन आया उसकी काइनेटिक एनर्जी के है, कोलाइड किया हाइड्रोजन एटम से, एटॉमिक कोलिजन का सवाल है, ठीक है, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन हाइड्रोजन एटम एमिट 2 फोटोन इन सक्सेसिव, इन विच, एक मिनट, आफ्टर कोलिजन हाइड्रोजन एटम एमिट 2 फोटोन इन सक्सेशन, वन ऑफ विच हैज एनर्जी इतना, मतलब बेसिकली ये हुआ है कि दो तरह के फोटोन निकले हैं, ठीक है, दो तरह के फोटोन निकले हैं और उसमें सक्सेसिव है, इसका मतलब हुआ ये होगा कि हाइड्रोजन एटम है, इधर से न्यूट्रॉन आया, उसने उसको टक्कर मारी, उसको एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया, और जब एक्साइट किया तो डायरेक्ट एन बराबर रोटेट नहीं, वो रास्ते में कहीं मजे लेता हुआ आया है, तो दो तरह के लैम्डा हमको देखने को मिली, जिसमें से एक लैम्डा उसने दे दिया है 2.55, तो आपको ये कैच करना पड़ेगा कि ये लैम्डा है कौन सा, आपको ये कैच करना पड़ेगा, ठीक है, ये लैम्डा है कौन सा, तो अगर आपको डेटा याद हो तो देखो यहाँ पर होता है -13.6, यहाँ पर होता है -3.4, ये मुझे पता नहीं, ठीक है, निकाल लेना, 1 पॉइंट समथिंग होता है, ये होता है 10.2, ये होता है 12.1, उसके बाद ये होता है 12.75। अब आप ये देखो कि भाई ये कब मिल रहा है, ये 2.55 मेरे को फील आ रही है यहां से यहाँ आने पे मिल रहा है, दिस इज 2.55, ठीक है, इसका मतलब ये n बराबर 1 2 3 4, इसका मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यहां से लेके यहां आया तो उसने लैम्डा दे दिया, इसका मतलब अगला ये लैम्डा निकलने वाला है, लैम्डा 2, अगला 10.2 EB का लैम्डा निकलेगा, ठीक है, क्योंकि डी एक्साइट हो रहा है तो उसने कह दिया भाई साहब दो ही निकल रहे हैं बस, ठीक, तो सवाल आपका क्रैक हो चुका है। मिनिमम वैल्यू ऑफ के बता दो, इसका मतलब यहां से यहां पहुंचाना है, n बराबर 1 से लेके n बराबर 4 तक पहुंचाना है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए काइनेटिक एनर्जी के है तो ऑफर कर पाएंगे हम उसको k/2, और इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है यहां से लेके यहां तक, मतलब 12.75 कम से कम एनर्जी होनी चाहिए k/2 की वैल्यू, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 12 दूनी 24 25, ठीक है, 25.5, मिनिमम वैल्यू ऑफ के इज इतना, करेक्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ के इज इतना, गलत, इन अदर फोटोन हैज द एनर्जी 10.2 obvious के इज मिनिमम, सही, अपर एनर्जी लेवल ऑफ एक्साइटेशन इज 12.75, 134, बढ़िया सवाल है, एडवांस के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए, एवरेज कैटेगरी का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांस का PYQ है, आई थिंक मेरे बताने का इसमें कुछ भी नहीं है, क्लास में खूब डिस्कस किया था, चुपचाप इसकी क्वेश्चन लिखो, B वर्सेस 1/λ का ग्राफ दे रखा है, बस ये देख लीजिएगा किस तरफ क्या दे रखा है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला है तो आप क्या लिखोगे सर, E बराबर hc/λ बराबर 5 + ke max होता है EV0, उसके बाद आप खेल जाइएगा, मेरे बताने का कुछ भी नहीं बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, ये क्वेश्चंस बेटा मैंने जानबूझ के डाले हैं, प्लीज इनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। देख ये सवाल आसान है लेकिन स्कोरिंग मार्क्स निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें आते हुए सवाल हमसे गलत हो जाते हैं क्योंकि मैच द कॉलम में आराम से सुकून से एक एक चीज देखनी होती है,
ठीक है, प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, बढ़िया तरीके से सुकून से ट्राई करना। मैं एक बार देख लेता हूं, इसमें एक करेक्शन है इस सवाल में, ठीक है, वो करेक्शन जो है अगर तुम बता सको तो अभी कमेंट बॉक्स में देख के बताओ क्वेश्चन को ट्राई करके, ठीक है, और नहीं बता सको तो मैं बता ही देता हूं आपको। इसने बोला सैचुरेशन करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर केवल ये दे रखा है कि सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये बड़ा पंगे वाली बात हो गई है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने केवल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, आप समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम कर दी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम कर दी तो भाई साहब क्या होगा, उससे सैचुरेशन करंट का क्या लेना देना, आप ऐसे समझो, ठीक है, मतलब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सैचुरेशन करंट का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन अगर ज्यादा होंगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। तो इसमें एक चीज लिख लीजिएगा, जैसे यहां पर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, इसको यहां पे लिखना पड़ेगा एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, ये सवाल है, इंटेंसिटी। नाउ दिस क्वेश्चन इज परफेक्ट, ठीक है। अब जब आप सवाल करोगे तो आपको याद होगा, एक फॉर्मूला मैंने क्लास में बताया था कि सैचुरेशन करंट जो आता है, ठीक है, याद है, वो कुछ ऐसा आता था, आई नहीं है, इंटेंसिटी आता था, इंटेंसिटी, ठीक। और सैचुरेशन करंट फिर हम इसके हिसाब से लिखा करते थे, एसकेसी बुक में भी मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, आप चाहो तो ध्यान से देख लीजिएगा। अब ये सवाल तुम्हारा हो जाएगा कि सर यहां से अगर मैं कांस्टेंट इंटेंसिटी इसको कांस्टेंट कर देता हूं, मन का ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? अगर सपोज आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को कम किया तो इसका मतलब एन को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो सैचुरेशन करंट आपका बढ़ जाएगा। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो एन कम हो जाएगा, आप समझ गए। तो ये बेसिकली यहां पर डिपेंडेंसी आ गई है, तो ये चीज मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। नहीं मेंशन कर रहे हैं तो भैया फिर सवाल इनकम्प्लीट है, फिर लड़ाई झगड़े वाला सवाल होगा, बवाल मचेगा उस पर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको इस क्वेश्चन को करना है, इसलिए इसका पी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, वरना फिर पी ऑप्शन में हमारी थोड़ी सी फाइट होती, फाइट मतलब फिर लड़ाई झगड़ा होता, फिर वो क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया। तो यहां से एक चीज याद रखना, सैचुरेशन करंट जो होता है, जो बोल देते हैं ना इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ो कि सैचुरेशन करंट बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन के हिसाब से आप देखो, ठीक है। अब क्योंकि इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड कर रही है, परंतु वहां फ्रीक्वेंसी वाला टर्म भी आ गया है, इसलिए फॉर्मूला बहुत अच्छा है, आपके वाली फॉर्मूला याद रखें, इंटेंसिटी बराबर एन इंटू एच म्यू अपॉन एरिया, और इस पर भी सवाल मैंने क्लास में करा रखे हैं, ठीक है, उसको एक बार जरूर देख लेना जो मैंने क्लास में कराया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट उसी प्रकार का सवाल है, ठीक है। सवाल आसान है, वेरी इजी, बट ये मार्किंग स्कीम इसकी टफ है, मैं ये बात बोलूंगा आपको, ठीक है। कुछ सवाल आपको ऐसे होते हैं बहुत आसान होते हैं, लेकिन उसको मार्किंग स्कीम टफ होती है। आसान सवाल से भी मार्क्स निकालना बड़ा मुश्किल है और चैलेंजिंग टास्क होता है, तो ये क्वेश्चंस प्लीज जरूर कीजिएगा। सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन आप, मुझे पूरा भरोसा हर बच्चा कर लेगा, लेकिन एक्यूरेसी के साथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। आपने नहीं ट्राई किया तो प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चन रखे थे मैंने, उसी प्रकार से ये है, देख फिर मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, एवरेज करंट, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सारे सवाल आपके जरूर ट्राई कीजिएगा। अगेन फिर से आपका जो है, मुझे ऐसी फील आ रही है इस प्रकार का क्वेश्चन लंबे टाइम से एडवांस में पूछा नहीं है, पहले कभी पूछा था 10-15 साल में कि एक आध कोई ना कोई मैच द कॉलम आ जाता था थियोरटिकल बेस, ठीक है, कि थियोरटिकल बेस मैच द कॉलम आ जाता था, तो जो है अभी तक आया नहीं है, लेकिन ठीक है, एक बार इसको पढ़ के जरूर चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला टर्म, ये सवाल काफी देख लेते हैं क्या है इसमें। ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट टू द मेटल सरफेस एंड आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी रेडिएशन। तो इसका अंदर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बोले सर सपोज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एन है, ठीक है, तो इसका अंदर एक सेकंड में इतने फोटोन आए, एक फोटोन की एनर्जी है जो इतनी है, ठीक है, बटे एरिया, दैट इज द इंटेंसिटी, ठीक है। अब शुरू करते हैं, इफ एफ इंक्रीजेस, ओहो ये तो क्लास में कराया वो सवाल है, याद करो, तो क्लास में कराया सवाल है ना। इफ एफ इंक्रीजेस कीपिंग आई एंड वर्क फंक्शन कांस्टेंट, देख एफ को बढ़ा दिया, ठीक है, बाई कीपिंग आई को कांस्टेंट कर दिया, तो एफ को बढ़ा दिया, आई को कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब एन को घटा दिया, नंबर ऑफ फोटोन कम फेंके, तो सैचुरेशन करंट कम हो जाएगा, ठीक है। एफ को बढ़ाया है तो इसका मतलब एक बंदे की एनर्जी तो बढ़ जाएगी, एक बंदे की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, के मैक्स बढ़ जाएगा, और सैचुरेशन करंट आपका कम हो जाएगा क्योंकि एन कम हो गया। सैचुरेशन करंट का लेन देना याद रखिएगा किससे है, नंबर ऑफ फोटोन कितने गिरा रहे हैं। इसका मतलब एफ पहला पार्ट है कि इफ एफ इंक्रीजेस कीपिंग वर्क फंक्शन कांस्टेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटोन के इंक्रीज, बिल्कुल सही जवाब है, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसने बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज इंक्रीज, ठीक है, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। क्या फर्क पड़ेगा भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल याद है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वो तो दोनों के बीच का है ना,
दोनों के बीच का है, उसको उस बात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर इधर एक बैटरी लगा रहे कि इधर जीरो मानेगा तो बी मानना पड़ेगा, उसमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट अगला केस, आई इंक्रीज कीपिंग एफ एंड वर्क फंक्शन कॉन्स्टेंट। आराम से चलो, आई को इंक्रीज कर दिया, इस बार आई को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ठीक है, आई को इंक्रीज कर दिया है, कीपिंग एफ, फ्रीक्वेंसी सेम। तो देख, आई इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसका मतलब एन बढ़ जाएगा। एन बढ़ जाएगा तो मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, ज्यादा फेंक के मारा है, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, के मैक्स सेम रहेगा, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डेट मींस सी पार्ट में इसने क्या बोला है, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेज सेम, बिल्कुल सेम है, सैचुरेशन करंट इंक्रीज। परफेक्ट आंसर। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में वर्ड फंक्शन इज डिक्रीज्ड कीपिंग एफ एंड आई कांस्टेंट। ठीक है, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। और जरा एक एक करके काम करते हैं। उसने बोला कि देख भाई, एफ को मैंने सेम रख दिया और आई को भी मैंने सेम रख दिया। ठीक है, तो आई को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं और एफ को भी मैं कांस्टेंट रखता हूं, तो यहां से मेरे को पता चल रहा है कि एन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एन कांस्टेंट हो गया तो नंबर ऑफ फोटोन जो टकरा रहे हैं वो सेम हो गए, और नंबर ऑफ फोटोन टकरा रहे हैं वो सेम हो गए, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम निकलेंगे। ठीक है, इसका मतलब सैचुरेशन करंट तो सेम रहेगा। उसने लेकिन एक काम किया, वर्क फंक्शन ने डिक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब मैं ऐसे, इसका मतलब मटेरियल बदल दिया उसने। तो ई बराबर क्या होता है, 5 प्लस के ई मैक्स। तो ई तो आपका रहा सेम क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, पाई उसने डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब के मैक्स को बढ़ाना पड़ेगा, के मैक्स बढ़ जाएगी, और के मैक्स बढ़ने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्रैकिंग के लिए, सिली मिस्टेक्स के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बी अप्लाइड बिटवीन ए फोटो कैथोड। ठीक है भाई साहब, एंड विद रिस्पेक्ट टू द एनोड सच दैट द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कैन फ्लाई ओनली 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड। ठीक है भाई साहब, उसने ऐसा बोला भाई साहब, ये दो प्लेट थी। ठीक है, इसके ऊपर आपने फोटोन गिराए और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसने बोला फास्टेस्ट के मैक्स वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो गया गया और केवल 1/4 डिस्टेंस के बाद ही वापस आ गया। इसका मतलब आपने जो बाहर बैटरी लगा रखी है वो बैटरी जो है आपकी, उसका स्टॉपिंग उसका जो वोल्टेज है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा है। ठीक, ठीक है सर जी, अगला सवाल और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है उसके बाद। अब उसने बोला द डिस्टेंस बिटवीन फोटो कैथोड एंड द एनोड इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू बाय मेंटेनिंग द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कांस्टेंट। क्या शानदार सवाल है कि सर ये डिस्टेंस जो है देखो डी, बनकर ठीक है सर, ये डिस्टेंस है dy4, बनकर ठीक है सर, यहां लगा रखी थी हमने बैटरी। ठीक है, दूसरे केस में उसने ऐसे बोल दिया कि सर हमने एक काम किया, इसको इसके पास लेके आ गए, dy4 पे लेके आ गए, ऐसे हमने ये केस बना दिया, ये वाला केस। ठीक है, इनके बीच का गैप कितना था भाई साहब, इनके बीच का गैप था d और ये डिस्टेंस कितना dy, हम इसके करीब लेके आ गए तो क्या होगा। ठीक है, और पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विल रीच द एनोड। पढ़ते के साथ ही फील आ रही है कि भाई साहब, ठीक है, ये एक बार बताओ, ये पहले दूर था, मैंने कहा हाँ भैया दूर था, तो दूर था तो भाई साहब जो है ये यहाँ गया और यहाँ गया, इसको इसको करीब लेके आ जाओ, बोले हाँ ले आए, तो इसका मतलब ये इससे जाके चिपक जाएगा, ऐसी फील आ रही है। जबकि एक समझदार बच्चा देखते के साथ ही बोल देगा होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा। बोले सर जी बताओ, सर ये हाई पोटेंशियल, सर ये बड़ा डंडा दे रहा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे की तरफ है, उनका हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, इस इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से किसने रोका, इलेक्ट्रिक फील्ड ने रोका। ठीक, ठीक है, अगर तू प्लेट्स लेके आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी b/t। अगर तू प्लेट्स को करीब लेके आ गया तो b तो तेरा सेम रहा, हाँ सर b सेम रहा। ठीक, और d तेरा कम हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, हाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, तो इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा यहाँ से, अब वो जब निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही है मैं 4 गुना बढ़ गई हूँ, डी 4 गुना कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना ज्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे 4 गुना ज्यादा फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। 4 गुना ज्यादा फोर्स लगने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन की अब एक्सेलरेशन जो होगा वो 4 गुना ज्यादा होगा। ठीक, तो अगर मैं यहां से यहां सपोज मैं फॉर्मूला लगाता b² बराबर u² प्लस 2ac लगा लेता, तो आप लिखते b² बराबर u² प्लस 2as। आप समझो ये कहां पे जाके रेस्ट पर आया है, तो अब मैं लिखता b² बराबर u² माइनस 2ax, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ b² बराबर 2ax, जहां b इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी है जिससे वो बाहर निकला है, k मैक्स वाला। ठीक, तो यहां से आप एक चीज समझो कि सर दूसरे केस में जो एक्सेलरेशन हो गया वो 4 टाइम्स हो गया, इसका एक्सेलरेशन अगर a था पीछे की तरफ, तब एक्सेलरेशन 4 टाइम्स हो गया, एक्सेलरेशन 4 गुना हो गया पीछे की तरफ, और ये सेम है, इसका मतलब x को क्या होना पड़ेगा, 4 गुना कम होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स पहले अगर वो dy4 पे जा रहा था वो dy16 पे जाएगा। ठीक है, तो ये जहां जाएगा नहीं है, इसे ये यहीं से जाके यहीं वापस आ जाएगा। अब सवाल देख लेते हैं भैया, इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला, द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विल रीच द एनोड, तो गलत हो गया, द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन will reach up to 1/4 of the new distance। हाँ अभी हमने चेक कर लिया, देख 4 गुना
कम पे जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस होगी ना x होगी ना वो 4 गुना कम हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस dy 16 हो जाएगी, ठीक है, ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द फोटोकैटॉग विल नॉट चेंज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो इस बात पर डिपेंड करेगी ना अपने फोटोन किस एनर्जी के फेंक के मारे, ठीक है। और चौथा पार्ट था काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट, हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज, इससे क्या मतलब भाई, काइनेटिक एनर्जी कोई मतलब, ठीक है, तो उसका आंसर होना चाहिए भाई साहब 2, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है अब इस केपीपी का सबसे बेस्ट सवाल, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, प्योरली जेईई एडवांस ओरिएंटेड, अबव एवरेज एंड टफ क्वेश्चन, लैंग्वेज के अंदर फंसा के रख दिया सवाल। जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने सोचा इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, इसको तो मैं दूंगा, ठीक है। फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप सवाल को पढ़ें, सिचुएशन को विजुअलाइज करें, ठीक है, और क्रैक करने की कोशिश करें, नहीं पढ़े कर करें। एनर्जी लिबरेटेड, आराम से बोलो, इन डी एक्साइटेशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम थर्ड लेवल टू फर्स्ट लेवल, हाइड्रोजन लेवल है, हाइड्रोजन एटम है, Z बराबर 1 है, एनर्जी निकली है 3 बराबर 1 से वो आया है, n बराबर 3 नहीं है, पहली गलती यहाँ हो जाती है, थर्ड एनर्जी लेवल है तो n बराबर 4 से n बराबर 1 पे आया है, तो कितनी एनर्जी निकलेगी, बोले सर जी एनर्जी निकलेगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1 बटे छोटे का स्क्वायर माइनस 1 बटे बड़े का स्क्वायर बराबर 4 16, 3 बटे 16 टू 13.6। ये 2 और 4 क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट लेवल का मतलब है n बराबर 2 होता और थर्ड लेवल का मतलब n बराबर 4। पहली लाइन से तो मैंने ये करेक्ट कर ली कि यहां से इतनी एनर्जी निकली है, फॉल्स ऑन गिराई है ऑन ए फोटो कैथोड, मतलब समझ जाओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना चाहिए, ठीक है सर। लेटर व्हेन, ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, व्हेन द सेम फोटो कैथोड, मतलब सेम मटेरियल आपने लिया है, इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन सेम होगा, मतलब 2 केस के साथ खेलना है, 2 केस के साथ खेला है, एक केस में उसने हाइड्रोजन के साथ खेल दिया और दूसरे केस में हो सकता है किसी दूसरे के साथ खेले, ठीक है, दैट मींस क्वेश्चन इज बिलोंग टू बोहर्स मॉडल प्लस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फॉर इज एक्सपोज्ड टू ए स्पेक्ट्रम ऑफ सम अननोन हाइड्रोजन लाइक गैस एक्साइटेड टू सेकेंड एनर्जी लेवल, अच्छी, इसका मतलब दूसरे केस में क्या हुआ, हमको नहीं पता कौन सी गैस है, ठीक है, हमें उसका जेड नहीं पता, लेकिन वो सेकंड एनर्जी लेवल पे है, इसने बोला है कि सेकंड एनर्जी लेवल पे है, इट इज फाउंड दैट, ठीक है भाई साहब, सम अननोन गैस है, हाइड्रोजन लाइक गैस है और सेकंड एनर्जी लेवल पे थी उसको, ठीक है भाई साहब, स्पेक्ट्रम है, जाहिर सी बात है, एक्सपोज टू ए स्पेक्ट्रम ऑफ सम अननोन गैस, इसका मतलब n बराबर आपके 3 हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद जब डी एक्साइटेशन होगा तो अलग अलग तरह के आपको वहां पर चीजें देखने के लिए मिल रही होंगी, ठीक है। अब जो बोला इट इज फाउंड दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, ओ हो कि अब जब फोटोन गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है, उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, नाउ उसने क्या बोला, फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन नाउ इजेक्टेड है डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 3, ओहो, कह रहा भैया जब ये गिराया था तो इलेक्ट्रॉन निकले थे और जब इलेक्ट्रॉन निकले थे तो उनकी कुछ ना कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, कहा हाँ भैया होगी, कह रहा अब जितनी है ना, दूसरे केस में वो 1/3 हो गई, यार चलो यार यही से ही खेल जाते हैं सवाल को, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या लिखते हैं, मान के चलो पहले केस में लैम्डा थी, लैम्डा बराबर क्या होता है h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फास्टेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है E-5, E मतलब जो एनर्जी गिराई है, और एनर्जी कितनी गिराई भाई साहब, इतनी गिराई है ये वाली, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए E1, ठीक है, तो तुम लिखोगे यहाँ पर E1 - 5, तो दूसरे केस के लिए लैम्डा कितना हो गया, λ/3 हो गया, h/√2m E2 - 5, जहां E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोले सर E2 हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर की वैल्यू हमको नहीं पता, 1/3 का स्क्वायर, 1 बटे छोटे का स्क्वायर माइनस 1 बटे बड़े का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आपने ये कैसे मान लिया सर, है? आपने ये थर्ड लेवल ये तो दे रखा है, तो समझ में आ गया कि सेकंड एनर्जी लेवल है, आपने वो एनर्जी क्यों ली, सेकंड एनर्जी लेवल है, तो जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होगा तो 3 से 2 पे भी आ सकता है, 2 से 1 पे भी आ सकता है और 3 से 1 पे भी आ सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटी है, आपने यही वाली पॉसिबिलिटी क्यों पकड़ ली, मैंने कहा भाई देख पहली बात तो गिवन नहीं है, गिवन कर देता तो अच्छा रहता, लेकिन दूसरी बात वो के मैक्स के बारे में बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जिसकी होगी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा उस बंदे की होगी, कौन बंदे की होगी, उस बंदे की होगी जिस पे ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन गिराए होंगे, तो ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन ही उठाऊंगा ना फिर मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं किया होगा,
हो सकता है बाकी लोगों ने किया, हो सकता है बाकी लोग ना कर पाए हो, नल्ले हो गए हो, वर्क फंक्शन से भी कम उनकी एनर्जी हो गई हो। अरे बात समझ में। लेकिन मैं तो ज्यादा से ज्यादा के साथ खेलूंगा ना, क्योंकि वो के मैक्स के साथ खेल रहा है। ठीक, ठीक है सर जी, ओके, ये चीज आ गई है। अब उसके बाद ठीक है, अब उसका पेट नहीं भरा यहाँ पर, अभी अभी और खेल रहा है वो। ठीक है, फॉर दिस न्यू गैस, ठीक है, अब उसने बोला कि नए गैस के लिए, फॉर दिस न्यू गैस, अच्छा अच्छा, अब वो नए गैस के लिए अलग चीज बना रहा है। उन्होंने फॉर दिस न्यू गैस डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ सेकंड लाइनमैन एंड फर्स्ट वार्मर सीरीज इज फाउंड टू 3 टाइम्स आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ले, इसने एक सवाल और अलग बना दिया। ठीक है, अब वो यहाँ पे z देना नहीं चाह रहा है, क्योंकि अगर उसने z दे दिया तो सवाल सॉल्व हो गया। कुछ सोच, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं तो लैम्डा लैम्डा खत्म, एच एम खत्म, ये सब खत्म, इवन मुझे पता है यहाँ पर, और यहाँ से अगर E2 की वैल्यू मेरे को पता चल गई तो 5 फटाक से निकल कर जाएगा। E2 में नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे Z नहीं पता, अगर वो Z देता तो काम चल जाता, लेकिन Z देने की वजह उसने गेम खेल दिया। उसने क्या बोला कि डिफरेंस एनर्जी सेकेंड लाइमन सीरीज एंड फर्स्ट बाइमन लाइन, इनके बीच का डिफरेंस है वो 3 टाइम्स आयनाइजेशन पोटेंशियल। वह यार क्यों परेशान कर रहा है सवाल वाला। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर डिफरेंस ऑफ द सेकेंड लाइमन सीरीज, तो कितना होगा 13.6 Z स्क्वायर। सेकेंड लाइमन सीरीज का मतलब 1/, छोटा का स्क्वायर माइनस 1/, बड़े का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर आ जाएगा। दिस माइनस कौन सा लेना है मुझे अब इसके बाद मेरे भाई, सेकेंड जो है लाइमर फर्स्ट बामर सीरीज 13.6 Z स्क्वायर, लाइमर बामन, बामर कहीं से भी 2 पे आना बामर बोलते हैं, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस, और सर इसके बाद जो है भैया हम यहाँ बोल सकते हैं कौन सा है भाई साहब, फर्स्ट बामर है तो 1/3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है उसने, इसके बाद 3 टाइम्स आयनाइजेशन पोटेंशियल 13। ठीक है, अब इसके बाद सवाल मैं आपको दे रहा हूं, मैं सवाल को देख चुका हूं, आंसर परफेक्ट आता है, बढ़िया आंसर आता है इसका। ठीक है, 13 बोर्ड से कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड निकाल दीजिएगा, जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, E2 आ जाएगा, रेशियो ले लेना, E1 यहाँ पुट कर देना, E2 यहाँ पुट कर देगा, रेशियो लोगे फटाक से 5 निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया, अब आप सब कुछ निकाल सकते हो। जेड आ गया तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो, लिथियम है, हीलियम है, वर्क फंक्शन आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, खुद से कीजिएगा इसके बाद ये सब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यही का सवाल है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट एक्स-रे जनरेट, थ्योरेटिकल सवाल है भाई। ठीक है, क्लास में हम लोग इस तरह के सवाल काफी किए थे, फिर भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे डिक्रीजेस व्हेन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे डिक्रीजेस व्हेन एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट इंक्रीजेस। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, अब बताओ z अगर आप बढ़ाओगे तो डेल्टा ही क्या होगा, बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, वेवलेंथ तो क्या बोला है उसने, उसने पूछा है कि वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे, वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे का फॉर्मूला क्या होता है सर, 13.6 Z माइनस बी का स्क्वायर, 1/, छोटे का स्क्वायर माइनस 1/, बड़े का स्क्वायर, ये एनर्जी होती है बराबर hc/λ। ठीक है, तो उसने बोला वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे डिक्रीज है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो Z को बढ़ाएगा तो लैम्डा तो घट ही जाएगा, तो ये सही है, लेकिन हमको रॉन्ग बताना है। ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस एक्स-रे डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर, नहीं डिपेंड करता, कट ऑफ का मतलब है लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम बराबर होता है 1240/V0, बाहर वाली वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप खुद कीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेरे बताने का इसमें कुछ है नहीं भाई साहब। अगला क्वेश्चन जे एडवांस का सवाल है, डेटा पिकिंग का बढ़िया सवाल है। ठीक है, सुकून से ट्राई करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से। 3 है यहाँ पर, 3 बंदे दे रखे हैं, P Q एंड R एंड ऑल एवरीथिंग, सबकी वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, इक्वल इंटेज, आराम से ट्राई करो, मेरे बताने का सीरियसली कुछ नहीं है, मैं इसका सोल्यूशन अटैच कर दूंगा, सोल्यूशन इसका थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, खुद से आप इसको ट्राई कीजिएगा, मैं अभी आपके PYQs बनवा के आपको अपलोड करा दूंगा, उसमें आप जो है उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने PYQs डाल दिया ताकि आपको आइडिया लगे किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, सब क्लास में कर चुके हैं। ये भी आसान सवाल, ये तो JEE मेंस का सवाल है यार। ठीक है, JEE मेंस वालों ने बहुत कॉपी मारा है इसको, ये भी आसान सवाल था। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये भी सवाल आसान, जे एडवांस का सवाल है, उस पुराना सवाल है। इसने पूछा है कि देख, कब मैं बस ये सवाल इसलिए लिया हूँ कि कभी अगर इस प्रकार से खेले तो आप खेल पाओ। ये क्वेश्चन रेडिएशन में भी पूछा गया है ना, लॉग वॉग लेके उसने वो कुछ और जो है कहानी खेल दी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। अब ध्यान से देखो, इसने बोला हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट, प्लॉट द ग्राफ इतना। अब मुझे इतना बताओ dN/dt क्या होता है, dN/dt क्या होता है, n इंटू लैम्डा, n क्या होता है n0 e⁻⁻λt इंटू लैम्डा, ये हम लोग खेलते आए थे। ठीक है, तो यहां से उसने क्या खेला, आप ये देखो, उसने बोला dN/dt का लॉग, तो मैं अगर इसका लॉग ले लेता हूं, dN/dt का अगर मैं लॉग ले लेता हूं, लॉग। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, उसने बोला है रेट ऑफ इफ द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई एट दिस एलिमेंट डिक्रीज बाई, आराम से सवाल पढ़ते हैं, टू डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, स्टूडेंट प्लॉट्स द ग्राफ दिस,
इज द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिकेट टाइम टी, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ दिस एलिमेंट डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ पी आफ्टर 4.16 ईयर देन द वैल्यू ऑफ पी इज। पहली बात तो ये है कि अगर मैं, ध्यान से देखना, उसने टी के साथ खेला है, टी टाइम के साथ, तो यहां से मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा काम यहां से चलेगा, ठीक है। तो यहां से देख, इसमें कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है, एन नॉट कांस्टेंट है, तो इनको एक साथ ले लें, लैम्डा एन नॉट इंटू लैम्डा, ठीक है, माइनस लैम्डा। इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है, देख y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो लैम्डा देगा। तो पहले इसका स्लोप पकड़, स्लोप कैसे निकालेगा, मुझे लग रहा है एक पॉइंट ये पकड़ ले, एक पॉइंट ये पकड़ ले, ये कितना है भाई साहब 1, और ये कितना है भाई साहब 2, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ पर हाफ, ठीक है भैया, लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई। मैं आपसे पूछूं लैम्डा की यूनिट क्या होगी, ठीक है, तो आप यहाँ से बोलोगे सर देखो हमने जो स्लोप निकाला है ना, ये तो एक नंबर से, ये तो नंबर है सर, क्योंकि एल ले रहे हो आप यहाँ पर, और ये आपका एक्स एक्सिस है, इसमें आपका टाइम आपने फिट कर रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी यूनिट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, हाफ ईयर के टर्म में लिखना पड़ेगा आपको, हाफ ईयर की पावर -1। अब उसने बोला है कि चलो ठीक है, अब ये बता दो कितनी देर के बाद जो है, इतने साल में कितनी देर के बाद, बेसिकली इतने साल में कितना फैक्टर कम हो जाएगा। सवाल ये पूछ लिया कि नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ दिस एलिमेंट डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ पी आफ्टर इतने ईयर। बेसिकली वो कहना चाह रहा है भाई इतने साल हैं तो बता दे कितना कम हो जाएगा। अगर अभी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मान के चले 1 लाख है, ठीक है, तो बता दे इतनी देर के बाद कितने फैक्टर कम, आधे हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे, 5 गुना कम हो जाएंगे, ये सब बता दो, ठीक। तो ये आइडिया तो हम ले सकते हैं, या तो मैं वैल्यू पुट कर दूं इस फॉर्मूले में n बराबर n नोट वाले में, ठीक है, वहां से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो एक बार, 1 सेकंड के लिए ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहां से, ठीक है, इसका लैम्डा निकालू, लैम्डा आ चुका है, टी हाफ निकालू, तो टी हाफ क्या होता है सर, टी हाफ होता है ln2 बाई लैम्डा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ln2 होता है 0.69, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 1.38, ठीक है। तो 3 हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, n नॉट बाई 8 हो जाएगा, तो ये 3 हाफ लाइफ जा रहा है, तो इसका मतलब आंसर विल बी 8। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये एडवांस का सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन सवाल मैंने इसलिए डाला बेटा, ऐसे सवाल भी आते हैं जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, मैं उनसे बोलूंगा टिके रहो, होपलेस मत होना, टिके रहना, आसान सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, गलत नहीं होने चाहिए वो। The wavelength of the first spectral line of the Balmer series of hydrogen atom is ना, the wavelength of the second spectral line of the Balmer series was single hydrogen। सिंपल फॉर्मूला इस सवाल है, करो उसको। नेक्स्ट, वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्वर सोडियम आर इतना इतना रेस्पेक्टिव, रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होता है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सेम आता है इसका तो, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सवाल यूनिट एंड डायमेंशन का होता है। एडवांस वालों ने 3-4 सवाल पूछे हैं ऐसे छुपा छुपा के, फिजिक्स छुपा दी उसकी, ठीक है। जैसे इस सवाल के बारे में अगर बात करूं तो इसने बोला प्लैंक कांस्टेंट h, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट c, ठीक है, एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट g। मैंने कहा ठीक है, आर यूज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड यूनिट ऑफ मास मतलब मास को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, h c g। तो इसकी पावर x मान ले, इसकी पावर y मान ले, इसकी पावर z मान ले, इसकी पावर a मान ले, इसकी पावर b मान ले, इसकी पावर c मान ले। LHS RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो और इक्वेट करो, x y z की वैल्यू निकालो, ABC की वैल्यू निकालो। ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने, आसान होते हैं, बहुत फ्री फंडी के होते हैं, लेकिन जब ऐसे सवाल देखने के बाद सुकून से करना, उसको सुकून से करना, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि इन क्वेश्चन को करने का एक ही मौका मिलेगा तुझे, याद रखना, एक ही मौका मिलेगा ऐसे सवाल को करने का, क्योंकि एक भी सिली मिस्टेक तूने कहीं कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तेरी हिम्मत नहीं होगी कि उसको दोबारा सॉल्व करे उस एग्जामिनेशन प्रेशर में। इसलिए सुकून से करो, चाहे 1 मिनट फालतू ले ले, 2 मिनट फालतू ले ले। 4 नंबर का सवाल है, सुकून से देख ले, एल की पावर किस पे डिपेंड कर रहा है और एम किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर वहां से आंसर मैच कर दो। और जेईई एडवांस 2024 में भी पहला सवाल यही आया था, आप देख लीजिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन का। हमारी बात समझ में, आसान सवाल था, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। जिस बच्चे से बीच में कहीं भी गलती हो गई वो होपलेस हो गया, ठीक है। आराम से कर, आराम से, एकदम एक ही मौका मिलेगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट अगला पार्ट, ये भी जेईई एडवांस 2015 का सवाल है, ठीक है। इनोवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इंसिडेंस फोटोन लैम्डा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट है, ग्राफ वगैरह सब क्लास में कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तेरे सामने, ठीक है। ये भी आसान सवाल है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है, इसमें थोड़ी सी मगजमारी करनी पड़ती है, जरूर इसको ट्राई कर लीजिएगा। इनोवल इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, Li3+ है, आयंस है, एंगुलर मोमेंटम इतना, एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। तो n की वैल्यू तो मुझे समझ में आती है, यहाँ पर n की वैल्यू तो 3 है। पूछा क्या उसने, इसने पूछा डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो कितनी होगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है सर, H/mb होती है, ठीक है, ठीक है। अब उसने बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू इतनी है, तो p की वैल्यू बता दो भैया, इज अ बोहर्स रेडियस, खत्म सवाल। अब बात ये कि मैं डेटा कैसे पिक करके कैसे वैल्यूज पुट करूं, तो ध्यान से देख, हमारे पास कौन कौन सा हथियार है। हमारे पास है सर MBR बराबर होता है NH/2π, हमारे पास एक हथियार तो ये है, ठीक है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, यहाँ पर R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा MBR, ठीक, तो ये आ जाएगा HR। ये R कौन सा है सर, N बराबर 3 के लिए मैं लिख रहा हूं,
तो n बराबर 3 के लिए r में लिख रहा हूं, तो ये थर्ड ऑर्बिट ऑफ रेडियस है, ठीक है। तो ये आपको मैं इसको r3 लिख देता हूं, बटे सर ये किसके बराबर है, सर ये है 3h अपॉन 2 पाई के, ठीक है। h से h कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 पाई r3, ठीक है, 2 पाई r3 बाई 3। और ये किसके बराबर है, बोले सर जी ये बराबर है हमारा किसके, सर ये है p पाई a नॉट के, ठीक है। उसने p की वैल्यू पूछ ली है। तो अब a नोट क्या है, a नोट उसने दे रखा है बोहर्स रेडियस, मतलब n बराबर 1 z बराबर 1 के लिए। तो पहले मैं r3 की वैल्यू लिख देता हूं। r3 क्या होगा, रेडियस n स्क्वायर बाई z के प्रोपोर्शनल होता है। n की वैल्यू हम चल रहे हैं 3 पे यहाँ पर, तो n स्क्वायर बाई z कितना है, 3 है क्योंकि लिथियम है, इंटू a नॉट। a नॉट मतलब क्योंकि अगर z बराबर 1 और n बराबर 1 के लिए बोहर्स रेडियस जो है वो a नॉट है, तो z बराबर 3 और n बराबर 3 के लिए मैंने जो r निकाला है वो n स्क्वायर बाई z प्रोपोर्शनल उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, n स्क्वायर बाई z टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। z बराबर 1 और n बराबर 1 के लिए अगर वैल्यू a नॉट है तो z बराबर 3, ठीक है, और n बराबर 3 के लिए वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3 3 9 कैंसिल आउट, p की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जे एडवांस का 2016 का सवाल है, ये भी अगेन आसान सवाल था। इन ए हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द प्लैंक कांस्टेंट मेटल सरफेस बाय इरिटेटेड बाय द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, द एमिटर फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बर मेजर बाय अप्लाइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिलेवेंट डाटा फॉर द डेटा लैम्डा फॉर इंसिडेंस इज गिवन। अबे यार डेटा गिवन नहीं है क्या, अरे यार सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे सवाल मिसिंग है, ठीक है। टाइपिंग वाले भैया ने मुझे जो पीपीटी बना के दी उसमें डेटा मिस कर दिया है। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल बहुत आसान सवाल है, आप खुद करेक्ट करो कि भाई साहब स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ के साथ क्या 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 रिलेशन होता है। एच सी बाई लैम्डा बराबर 5 प्लस के ई मैक्स ई वी नॉट। तो क्वेश्चन में क्या 2-3 डेटा की बनते, आपको लैम्डा की वैल्यू उठानी थी, वी नॉट की वैल्यू उठानी थी, पुट करना था, ठीक है। फिर आपको लैम्डा की वैल्यू उठानी थी, वी नॉट की वैल्यू उठानी थी, पुट करना था, क्योंकि इस बार वो एच की वैल्यू निकालना चाहता है। तो मेरे पास फाई और एच ये दो वेरिएबल है, तो मुझे बस 2 ही डेटा चाहिए था, दोनों डेटा पुट करके एच की वैल्यू भी आ जाती है और फाई की वैल्यू भी निकल के आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एरर एनालिसिस का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसने पूछा है हाईली एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द Rydberg state with the nuclear charge that is defined by the principal quantum number n where n is very very greater than 1. Which of the following statement true? Relative change in the radius of the two consecutive orbital does not depend on z. भाई किसी भी चेंज का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। रिलेटिव चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब डेल्टा आर का, ठीक है, डेल्टा आर का आप रिलेटिव चेंज बता दो, इसको रिलेटिव चेंज बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर ये बराबर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल। याद रखना इनिशियल से डिवाइड करते हैं, इनिशियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। अब ये कैसे करें, मैंने कहा आर का प्रोपोर्शनलिटी बता क्या होता है, बोले सर आर प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर बाई एन के, सॉरी एन स्क्वायर बाई जेड के, इसके प्रोपोर्शनल होता है यार। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब आर बराबर तो लिख सकता है के टाइम्स ऑफ के इज ए कॉन्स्टेंट एन स्क्वायर बाई जेड। मैंने कहा ठीक है। तो अब ध्यान से देख, उसने क्या बताया, रिलेटिव चेंज इन द रेडियस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिट, 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिट के साथ खेल रहा है, मतलब एक अगर n है तो उसका अगला ऑर्बिट हो जाएगा n+1, ठीक। तो उसके लिए r फाइनल क्या लिखोगे, कि n+1 का स्क्वायर बाई z। r इनिशियल क्या लिखोगे, कि n स्क्वायर बाई z अपॉन r इनिशियल क्या लिखोगे, कि n स्क्वायर बाई z, ठीक है। z z z के सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा n+1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको ले ले a प्लस बी माइनस बी, तो ये आ जाएगा 2n+1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर जी। अब मजेदार बात यह है कि इसके बाद सवाल सॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसने एक गेम खेल दिया कि n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, कि n बहुत बड़ा है एक से, तो अगर ये एक से बहुत बड़ा है तो एक को नेग्लेक्ट कर सकता है, तो दैट मीन्स ये 2n बटे एन स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसकी प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी 2/n, तो 1/n के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इसका मतलब z पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रिलेटिव चेंज डज नॉट डिपेंड ऑन z, बिल्कुल सही बात है, रिलेटिव चेंज इन द 2 कंसेक्यूटिव। अब चलते हैं तीसरे पर। अब उसने उसी प्रकार से एनर्जी के साथ खेल दिया, मोमेंटम के साथ खेल दिया, तो ये काम मेरे भाई आपको करना है, ठीक है। एनर्जी में सेम फॉर्मूला लगाइएगा, बस एनर्जी के लिए आप लिख लीजिएगा E बराबर कोई कांस्टेंट k डैश, ठीक, अपॉन z स्क्वायर अपॉन n, यही आपको सेम उसी पैटर्न आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देना z स्क्वायर अपॉन n+1 का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व, अच्छा सवाल खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट
तो ऊपर लाइट फेंक दी गई है 970 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। टेकिंग द एच सी बाई ई बराबर ये वैल्यू दिए, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एट -13.6 है, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब मुझे बोला नंबर ऑफ लाइन प्रेजेंट इन द एमिशन अपेक्स स्पेक्ट्रम। भाई अब इलेक्ट्रॉन है, उस पर एनर्जी, आईआईटी का सवाल है, ये आईआईटी 2016 का सवाल है। अब तो सोच, ये वो सवाल है, ये उस साल का सवाल है जब सबसे टफ पेपर पूछा गया था आईआईटी में। लेकिन स्टिल पेपर भले ही कितना टफ हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ सवाल आपको आसान जरूर मिलेंगे, बिल्कुल सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन देख कितना आसान है, 970 फेंक के मारा है तो इसका 12,400 अगर मैं रफ आइडिया लूं बटे 970, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये तकरीबन जो है 12.75 के आसपास जाता है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली आप प्रॉपर सॉल्व कर लीजिएगा डिवाइड करके, तो अप्रोक्सीमेटली इतना जाएगा आपका। तो फिर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को आपने n बराबर 1 से लेके n बराबर 4 पे भेज दिया है, ठीक है। n बराबर 1 से लेके n बराबर 2 के बीच का गैप होता है 10.2, उसके ऊपर का होता है 12.1, उसके ऊपर का 12.75, ये पूरा गैप होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 पे पहुंच चुका है। अब जब 4 से नीचे आएगा तो कितने अलग अलग तरह के निकलेंगे, 4c2 कितना होता है 6। ये सिंपल सवाल थे, आईआईटी एडवांस में आया था उस साल, जिस साल पेपर बहुत आसान था, ठीक है, सॉरी सबसे टफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का एक और सवाल था, आसान सवाल ये भी है अगर आप ध्यान से देखें तो। इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि भाई साहब लाइट को हमने इसको पे गिरा के फेंक के मारा है, ठीक है, ध्यान से देखना। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पीएच फॉल्स ऑन द कैथोड इनसाइड द वैक्यूम ट्यूब एज शोन द डायग्राम, द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड इज 5, ठीक है भाई साहब। इसका मतलब वर्क फंक्शन 5 है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एंड द एनोड इज मेड वायर मैश ऑफ द कंडक्टिव मटेरियल केप्ट एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द कैथोड, मतलब ये प्लस है माइनस है, तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया, इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उन पे फोर्स लगेगा आगे की तरफ, दैट मींस वो स्पीड अप होते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बिटवीन कहते हैं मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एनोड इज लैम्डा ई। अच्छा कहाँ है भाई साहब एनोड कैथोड, ठीक है भाई साहब देख लेंगे, पहले तो एनोड कैथोड देख ले भाई कौन सा है, मैं तो हमेशा भूल जाता हूँ, तो केमिस्ट्री में पढ़ लेते होंगे, है ना। ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। जब इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एनोड, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो उनसे उससे एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ उसकी वैल्यू दे दी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर लार्ज पोटेंशियल, पहले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ देखो ध्यान से देख, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक साथ एक ही लाइन में। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा बराबर h/mb या h/2m इंटू अंडर रूट में, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो अगर मैं डेटा के हिसाब से खेलूं तो जब यहां पे फोटोन आप गिराए होंगे तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एक मैक्सिमम भी हो सकती है मिनिमम भी हो सकती है। अगर मैक्सिमम वाले के लिए बात करूं ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, ठीक है, तो वो होती है सर वो हो जाएगी सर hc लैम्डा -5। मैंने कहा ठीक है, तो पहले चेक कर लेता हूं क्या मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा है, हाँ कर रहा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ मिनिमम उसकी होगी जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर जब वो यहां से निकलेगा, तो बोले सर hc लैम्डा -5। अब जब निकला है यहां से फिर वो यहां से यहां पहुंचा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको एक्सेलरेट किया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उसको और काइनेटिक एनर्जी मिल गई होगी। और आप चुपचाप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ये भी बोल सकते हैं कि जब बंदा यहां से यहां पहुंचेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो Q इंटू बी उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, ठीक है। जहां पर Q क्या है मेरे भाई, Q है, देख मैंने यहां पर Q की वैल्यू, अब इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव पुट मत कर देना, अब यह प्लस पुट करना, मैं Q इंटू बी से बढ़िया मैं सीधा E इंटू बी लिखूं, ठीक है। मैंने स्मार्टली काम किया, मैंने प्लस इस्तेमाल कर लिया डायरेक्ट। बोले प्लस कैसे इस्तेमाल कर लिया, मैं कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सेलरेट करेगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो यहां से तो ज्यादा होगी ना, तो ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी। इस प्रकार मैंने इसको खेल दिया। अब सवाल देखते हैं क्या करके। फॉर ए लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस V इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 5/E, ठीक है, V इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 5/E, तो मुझे को 5/E बनाना पड़ेगा। तो देख एक काम कर, यहां से E कॉमन बाहर निकाल ले, ये E बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ V इज मेड 4 टाइम्स। अब देख ध्यान से देख, उसने बोला है यहां पर कि V इज वेरी वेरी लार्जर देन 5/E, दैट मींस आप इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, अपन कर सकते हैं मेरे भाई नेग्लेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का बेसिकली खेल है, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई ऐसा समझो कि V की वैल्यू बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों है, इसकी वैल्यू है 15-20 भी नहीं होगी। अब खुद सोच इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअली फाई कितना होता है भाई, वर्क फंक्शन कितना होता है, 1 EV 2 EV 3 EV, इसे डिवाइड कर दे, तो ऐसा समझ ले भाई साहब इसकी जो वैल्यू है वो है 2 3 4 5। इसकी वैल्यू कितनी है, बोले भाई साहब इसकी वैल्यू लाखों करोड़ों, और ये कितना होगा। अब ऑल दो इसमें लैम्डा देना चाहिए, लेकिन फिर भी जिस हिसाब का डेटा हम लोग खेलते हैं ये भी हेर फेर में, ये इसके हेर फेर में ही होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। तो दैट मीन्स ये V इन सबसे
जाहिर सी बात है क्वांटिटी बी पे तो डिपेंडेंट आ गई है, ऑल दो लैम्डा गिवन होना चाहिए कि भाई लैम्डा की वैल्यू क्या है, ठीक है। लेकिन हम जो जितना केस हम लोग डील करते हैं तो उस हिसाब से ये भी कम रहेगा ही रहेगा। दैट मीन्स लैम्डा जो है, अब इसने बोला है कि फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ लैम्डा ई, मतलब ये लैम्डा ई है, ठीक है। इफ बी मेड 4 टाइम्स, तो अगर ये 4 टाइम्स होगा तो ये बात सच है कि लैम्डा ई एग्जैक्ट हाफ तो नहीं होगा क्योंकि और भी टर्म्स हैं। क्लियर है, ठीक है सर। लेकिन ये टर्म्स और ये टर्म्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, ये बहुत नेग्लेजिबल है एज कंपेयर टू इसके मुकाबले, इसको मानना पड़ेगा। अगर मैं मानूं, अगर इस चीज को मान लूं जो कि रियल केस में हम लोग इतने सारे सवाल कर चुके हैं, तो इन दैट केस मैं बोल सकता हूं कि हाँ यार अप्रोक्सीमेटली आधा के आसपास तो हो ही जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि लाखों करोड़ों है, ठीक है, और 1 करोड़ है और फिर इसको 2 करोड़ 4 करोड़ कर दोगे तो हाँ यार इस लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी मेरे भाई, जो है आधी हो जाएगी। आरी बात समझ में क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। नेक्स्ट, लैम्डा इंक्रीजेज एट द सेम रेट एट लैम्डा पीएच। अब ये तो बेहुदा सी बात है कि भाई सेम रेट होगा क्या। अब तो ये बता, अगर इस लैम्डा को दुगना कर देगा तो ये दुगना थोड़ी ना हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये रेट अलग है, अगर किसी को मैथमेटिकली जाना तो मैथमेटिकली चले जाओ, ठीक है। लेकिन साफ साफ दिख रहा है भाई साहब, ये कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी ना है कि इसको जिस हिसाब से बढ़ाओगे वो भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लैम्डा ई अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ डी डबल। डी से तो लेना देना है ही नहीं, दोनों के बीच का गैप क्या हो, क्या फर्क पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी ई इंटू वी ही बढ़ेगी, चाहे गैप इतना हो इतना हो इतना हो, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हमने लगाया है। लैम्डा ई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन फाई, अगर मैं फाई को बढ़ाऊंगा तो ये टर्म घटेगा तो लैम्डा ई बढ़ेगा, और ये कह रहा है डिक्रीज है। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे को पहला ही मानना पड़ेगा। ऑल तो पहले ऑप्शन में अगर कोई बच्चा ये सवाल कह दे कि सर लैम्डा तो गिवन नहीं है, लैम्डा फोटोन, तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो फिर जो है इन दैट केस वो अपना पॉइंट रख सकता है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो आपका पहला चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगेन बहुत आसान सवाल है, एडवांस ने 2017 में पूछा था। आप देखो हर साल क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगा आपको सारे पीवाईक्यू देने की, आप प्लीज उसको लगा लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार विद सॉल्यूशन के साथ, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा समय निकाल के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मॉडर्न फिजिक्स के सवाल काफी होने वाले होते हैं, 80% तक सवाल होने वाले होते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अंडरगो द ट्रांजिशन ऑर्बिट फ्रॉम क्वांटम नंबर ni टू द क्वांटम नंबर vf आता है रेस्पेक्टिव इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये तू खुद कर भाई, पोटेंशियल ये तुझे पता है किसके प्रोपोर्शनल होती है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर टाइप के होता है वो, ठीक है। अगला सवाल भी आसान है। कंसीडर हाइड्रोजन लाइक एटम विद एटॉमिक नंबर z विद सिंगल एटॉम इन द एमिशन सेपरेट एटम फोटोन एंड n बराबर 1 से n बराबर 2, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 13.6 z स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक आयनाइज्ड एटम में, ठीक है, हैज द एनर्जी इतना हायर देन, मतलब इसमें से कुछ घटाओगे तो वो 74.8 होगा। देख रहा है कितना लल्लू सवाल है, 74.8 होगा। किसको घटाना है, ठीक है, हमें घटाना है किसको, हायर देन द फोटोन एमिटेड इन n बराबर में ट्रांजिशन आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन इज इतना। ले भाई साहब वैल्यू ऑफ जेड, मतलब जब 3 से 2 पे जाए, ठीक है, हायर देन द फोटोन एमिटेड इन इतना, मतलब 13.6 जेड स्क्वायर, 3 छोटे का स्क्वायर माइनस बड़े का स्क्वायर, खत्म सवाल, ठीक है। आप समझ रहे हो ना सवाल, बहुत ही सिंपल सा लल्लू सा सवाल ही 2017 में पूछा गया था। उन्होंने बोला भाई साहब n बराबर 2 से n बराबर 1 में चले जाओ, और एक बार n बराबर 3 से n बराबर 2 पे चले जाओ। मैंने कहा इसमें जो भी दोनों के एनर्जी का गैप होगा वो 74.8 होगा, z की वैल्यू बता दो, ठीक है। नेक्स्ट हो गए, चलो ठीक है। तो सारे मॉडर्न फिजिक्स के आप प्लीज क्वेश्चंस को जो है रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जितने सवाल इसमें 2-3 सवाल अच्छे थे, बाकी सवाल मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाले थे ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। और अब रिवीजन के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त आ रहा है एडवांस के लिए, एडवांस का पेपर आ रहा है, रिवीजन के लिए अब मैं आपको बोलूंगा सबसे बेस्ट है क्लास नोट्स। आ रही बात समझ में, जो मैंने चीज आपको क्लास नोट में कराई है वो प्रॉपर एडवांस लेवल तक की है, उसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं मिसिंग दिखेगा कि सर आपने ये नहीं कराया था, सब कुछ क्लास नोट में करा रखा है। आप क्लास नोट्स की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें, वही चीज आपको मोटिवेट रखेंगी। आप जितने भी केपीपी लगा रहे हो, आप देख रहे हो कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपको रेयरली मिला होगा जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया होगा, सब उसी का ही एप्लीकेशन है। तो वो चीज आप पकड़ के रहो, सही फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, सही टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किस प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं वो सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो अभी तक, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं वेव की केपीपी अभी अपलोड करवा देता हूं आपको, फिर वेव लगाइए और फिर वेव के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और अगर टिका हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें सारे के सारे। कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं सर रिवीजन के लिए बता दो कैसे करना है, क्लास नोट्स बेटा, क्लास नोट्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब अपना टारगेट बनाओ, पीछे से स्टार्ट करो और पूरी मैकेनिक्स कोशिश करो, क्लास नोट्स की पूरी मैकेनिक्स खत्म करो, कोशिश करो एक दिन के अंदर खत्म करने की, 1 या 2 दिन के अंदर खत्म करने की। ये तेरा रिवीजन रहेगा। फिर अगले दिन जो है अगला पार्ट, जैसे एसएचएम हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, पूरा हीट वाला पार्ट हो गया, अगले 2 दिन में वो करने की कोशिश करो।
अगले 30 दिन में बचा कुचा पूरा ही निपटा दो, क्लास नोट्स का पूरा निपटा दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और तुम्हारा कैपेसिटर एक साथ निपटा दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म एक साथ निपटा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले मैग्नेटिज्म एक साथ निपटाएगा, ज्यादा मजा आएगा। फिर उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, ये दोनों एक साथ निपटा, क्योंकि इनमें जब केवीएल वगैरह देखेगा ना तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ईएमआई, एसी और जो है ये भी एक साथ निपटाने की कोशिश करो। आ रही बात समझ में, ठीक है। बस लगे रहो बस, और कुछ दिन की बात है, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।